हेलो एंड वेलकम टू मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम लोग घटना चक्र के पॉइंटर सीरीज की एक श्रृंखला को देख रहे थे। आज इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग राजकोषीय घटनाक्रम, जिसमें भारत सरकार का केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा को देखेंगे। यह इस वीडियो का भाग 1 है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। सर्वप्रथम है केंद्रीय बजट 2021 और 22, जिसे वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। यह बजट कब पेश किया जाता है भारत में? तो 1 फरवरी 2021 को यह बजट पेश किया गया था तथा यह बजट नए दशक का पहला केंद्रीय बजट था। 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए इस केंद्रीय बजट में यह भारतीय बजट इतिहास का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट है। इससे पूर्व भारत में कभी भी डिजिटल बजट को पेश नहीं किया गया है। इस वित्त वर्ष यानी 2021 और 22 के लिए प्रस्तुत किए गए इस बजट में कुल अनुमान लगाया गया है 1,83,236 करोड़ रुपए का लगाया गया है। वहीं कुल प्राप्तियों में यानी 2021 और 22 की कुल प्राप्तियों में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का जो हिस्सा है वह है 51.34% राजस्व प्राप्ति एवं 48.66% पूंजीगत प्राप्ति के रूप में भारत सरकार को प्राप्त हुई है। वहीं व्यय खाते में यानी व्यय का जो हिस्सा है जो राजस्व और पूंजीगत खाते के अंतर्गत आता है, तो राजस्व खाते के अंतर्गत 84.09% व्यय का हिस्सा राजस्व खाते के ऊपर और 15.91% हिस्सा पूंजीगत खाते के ऊपर व्यय किया जाएगा। वहीं 2021-22 के लिए प्रस्तुत बजट में राजस्व घाटा अनुमानित कितना किया गया है? तो यह है 11.40 लाख करोड़ रुपए का यह राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। आगे है यह जो राजस्व घाटा होगा, यह राजस्व घाटा भारत के कुल जीडीपी का 5.1% होगा। यह बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट में जो अनुमानित राजस्व घाटा है वह जीडीपी का कितना है? तो 5.1%। इसके पश्चात है कि 2021-22 के बजट में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया था, जो इसे भी जीडीपी के संदर्भ में ही ज्ञात किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 2021-22 का राजकोषीय घाटा जो है वह 6.8% रहने का अनुमान इस बजट के अनुसार लगाया गया है। वहीं 2020-21 के केंद्रीय बजट के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा 9.5%, जीडीपी के 9.5% अनुमानित किया गया है। यह दोनों ही प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक 2021-22 का प्रथम अनुमान और दूसरा 2020-21 का संशोधित अनुमान। दोनों ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे है कि बजट 2021-22 के अनुसार 2021-22 में करों से अनुमानित कुल प्राप्ति कितनी होगी? तो 22.17 लाख करोड़ रुपए कुल कर की प्राप्ति की राशि होगी, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में विभाजित होगी। यहाँ प्रत्यक्ष करों का जो हिस्सा होगा कर की प्राप्ति में वह 49.98% तथा अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा 50.02% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं जीडीपी के संदर्भ में यदि हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को देखें तो 2021 और 22 में जीडीपी के संदर्भ में कितना अनुमानित किया गया है? तो 4.9% प्रत्यक्ष कर और 5.0% अप्रत्यक्ष कर जीडीपी के संदर्भ में अनुमानित किया गया है। वहीं 2021-22 में करों के योगदान को यदि हम देखते हैं तो राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा किसका आएगा? तो वस्तु एवं सेवा कर का राजस्व में या केंद्रीय राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा वस्तु एवं सेवा कर का है। इसके पश्चात आयकर, उसके पश्चात है निगम कर, फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अंत में सीमा शुल्क का स्थान आता है, जो 5वें स्थान पर वर्तमान में स्थित है। इसके पश्चात हम देखते हैं
कि इन राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व का हिस्सा कितना है, तो कर राजस्व का हिस्सा 86.41% है और कर भिन्न राजस्व का हिस्सा 13.59% के आसपास बैठता है। इसके बाद 2021-22 में सब्सिडी कितने प्रतिशत प्रस्तावित की गई है, कुल सकल व्यय का, यानी सरकार जितना खर्च करेगी उसका 10.62% कुल सब्सिडी इस बार के बजट में निर्धारित की गई है। इसके पश्चात है कि भारत में कुल सब्सिडी का अकेले खाद्य मद में कितना व्यय अनुमानित किया गया है, तो लगभग 65.65% व्यय जो होगा वह केवल और केवल खाद्य सब्सिडी के तौर पर उपलब्ध करवाया जाए। अगर हम देखें तो किन मदों में सर्वाधिक सब्सिडी दी जाएगी, तो दूसरे स्थान पर है भारत में यूरिया पर सब्सिडी दी जाएगी और तीसरे स्थान पर है पोषण आधारित सब्सिडी। इन दोनों का जो प्रतिशत होगा, यूरिया सब्सिडी का 15.89% और पोषण आधारित सब्सिडी का जो प्रतिशत है वो 5.61% रहने का अनुमान 2021-22 के बजट में लगाया गया है। वहीं बजट 2021-22 के अनुसार 2021-22 में ब्याज भुगतान 20%, जो ब्याज भुगतान भारतीय सरकार करेगी वह 20% होगी। इसके बाद करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा अनुमानित किया गया है वह है 16%, यानी ब्याज भुगतान के पश्चात करों एवं शुल्कों में जो राज्य का हिस्सा होगा वह कितना होगा, 16%। वहीं ब्याज भुगतान जो है उसे अगर हम जीडीपी के संदर्भ में देखें तो यह लगभग अनुमान लगाया गया है कि 3.63% जीडीपी का हमें ब्याज भुगतान करना होगा। इसके पश्चात देखें तो केंद्र सरकार की कुल 100% प्राप्ति में से सर्वाधिक हिस्सेदारी जो है वह किस मद में होती है, तो वह होती है जीएसटी के मद से प्राप्ति सर्वाधिक होती है जो कि 15% है। इसके पश्चात है आयकर जो कि 14% हिस्सेदारी रखती है और इसके पश्चात है निगम कर जो 13% हिस्सेदारी रखती है। एक समय भारत में सरकार को सर्वाधिक प्राप्ति निगम कर से होती थी, लेकिन वर्तमान में यह तीसरे स्थान पर खिसक चुकी है। वहीं स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए इस बजट में 3 क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वे हैं निवारक, उसके बाद है उपचारात्मक और फिर कल्याण। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। आगे है वर्ष 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए कितनी धनराशि को आवंटित किया गया है, तो वह है 35,000 करोड़ रुपए की धनराशि को आवंटित किया गया है। आगे है कि 5.35 लाख करोड़ रुपए की भारत माला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ हुआ है। क्या प्रारंभ हुआ है, तो 13,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। वहीं 11,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों का निर्माण भी कब तक पूरा कर लिया जाएगा, तो मार्च 2022 तक इन राष्ट्रीय गलियारों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इसके पश्चात है कि इस बजट में एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को प्रारंभ किया गया है। इसे कब प्रारंभ किया जाएगा, तो 2021-22 में प्रारंभ करने का प्रस्ताव इस बजट के अंतर्गत रखा गया है। बहुत ही आगे है उज्ज्वला योजना का विस्तार करते हुए इसमें शामिल किया जाएगा लगभग 1 करोड़ और लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके पश्चात है कि बीमा कंपनियों में स्वीकार्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान किया गया है। वहीं इस वित्तीय वर्ष में कृषि के क्रेडिट लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर कितना किया गया है, तो 16.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर कर दिया गया है। आगे है ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि को 30,000 रुपये से बढ़ा करके इसे कर दिया गया है 40,000 करोड़ रुपए इसकी निधि होगी ग्रामीण बुनियादी
बुनियादी ढांचा विकास की निधि। इसके पश्चात है कि 2021-22 में भारतीय इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है, तो 3,768 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन डिजिटल जनगणना के लिए किया गया है। इसके पश्चात है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि वित्त विधेयक के माध्यम से ही भारत की आकस्मिकता निधि यानी कंटिजेंसी फंड जो है उसे 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की वर्तमान आकस्मिकता निधि या कंटिजेंसी फंड कितने करोड़ रुपए की होती है, तो 500 करोड़ की होगी और 2021-22 के बजट में इसे बढ़ा करके 30,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं इस बजट के अनुसार कि निवेश को आकर्षित करने हेतु कॉरपोरेट की दर जो है वर्तमान समय में इसे अत्यधिक कम किया गया है और यह जो कॉरपोरेट दर है विश्व में सबसे कम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसके बाद है कि वर्ष 2014 में आयकर दाखिल करने वालों की संख्या कितनी थी, तो 3.31 करोड़ लोग थे जो कि आयकर दाखिल करते थे। वहीं 2020 में आयकर दाखिल करने वालों की संख्या 6.48 करोड़ हो गई है। इसके पश्चात है कि इस बार का जो बजट पेश किया गया है 2021-22 का, उसे वह 6 स्तंभों पर आधारित है। यह 6 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो पहला है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा है भौतिक एवं वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवा है नव प्रवर्तन तथा अनुसंधान का विकास और छठा है न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम शासन। यह 6 स्तंभ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इसे याद रखना ही मुनासिब होगा। आगे है संपूरक पोषण कार्यक्रम तथा पोषण अभियान का विलय कर मिशन पोषण 2.0 प्रारंभ किया जाएगा। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिशन पोषण 2.0 अभियान का प्रारंभ किस बजट में करना प्रस्तावित किया गया था, तो बजट हो जाएगा 2021 और 22 के बजट में मिशन पोषण 2.0 अभियान को प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया था। आगे है 3 वर्षों की अवधि में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो 7 टेक्सटाइल पार्क भारत में स्थापित किए जाएंगे। वहीं भारत की राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की जाएगी, किसके द्वारा, तो भारतीय रेलवे के द्वारा यह योजना तैयार की जाएगी। आगे देखते हैं आर्थिक समीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में कब पेश किया गया था, तो 29 जनवरी 2021 को इसे पेश किया गया था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि उच्च अनिश्चितता युक्त सबसे खराब स्थिति में नुकसान को कम करने पर केंद्रित नीति की सिफारिश इस आर्थिक समीक्षा में की गई है। इस नीति का जो प्रतिपादन है वह हैंसन एंड सार्जेंट के द्वारा किया गया था। इस नीति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आगे है एनएसओ के द्वारा वर्ष 2019-20 में 4.2% की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के वास्तविक जीडीपी में कितने गिरावट का अनुमान लगाया गया है या कितना प्रतिशत तक यह जीडीपी भारत का गिरेगा, तो यह है -7.7% तक अनुमान लगाया गया है कि हमारा जीडीपी गिरेगा। आगे है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देश में आर्थिक सुधार का स्वरूप कैसा है, तो वह वी शेप में हम लोग रिकवरी कर रहे हैं। आगे है कि उपभोग और निवेश में मजबूत वृद्धि की संभावनाओं के साथ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर अनुमानित की गई है, तो 11% की जीडीपी का अनुमान इस बजट में लगाया गया है इस वित्तीय वर्ष के लिए। आगे है WHO के द्वारा कोविड-19 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल कब घोषित किया गया था, तो 30 जनवरी 2020 ईस्वी को WHO ने कोविड-19 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था।
आगे है कि WHO के द्वारा ही कोविड-19 को सर्वव्यापी महामारी कब घोषित किया गया था, तो यह था 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को सर्वव्यापी महामारी के रूप में घोषित किया था। आगे है खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य फसल वर्ष 2020-21 के लिए 301 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। वहीं वर्ष 2019-20 के उत्पादन की तुलना में यह 1.5% अधिक है। आगे है सरकार के अंतिम उपभोग व्यय ने वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बरकरार रखा है और वर्ष 2019-20 में इसका हिस्सा जो 12% था 20-21 में बढ़कर यह 14% हो गया है। इसके पश्चात है कि वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र ने दिया है, तो वह है सकल निवेश ने सकल घरेलू उत्पाद के संकुचन में सबसे अधिक योगदान दिया है। आगे है वर्ष 2020-21 से पूर्व के 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर औसतन कितने प्रतिशत की रही थी, तो वह 6.7% थी। यानी 2020-21 से पूर्व के 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.7% वार्षिक रही थी। आगे है वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान इस बजट में लगाया गया है। वहीं सांकेतिक GDP की जो वृद्धि दर रहेगी वह 15.4% रहने का अनुमान इस बजट में रखा गया है। आगे है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में -7.7% वृद्धि यानी ऋणात्मक वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया था। वहीं इस अवधि के प्रथम एवं द्वितीय छमाही में यह वृद्धि दर अनुमानित की गई थी कितनी, तो -15.7% और -0.1% यह अनुमानित की गई थी। वहीं 2020 और 21 में GVA वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई थी, तो वह थी ऋणात्मक में 7.2% GVA वृद्धि दर अनुमानित की गई थी। आगे है कि 2018 और 19 में GDP के अनुपात में जो सकल बचत कितने प्रतिशत की अनुमानित की गई है, तो 30.1% GDP के अनुपात में सकल बचत अनुमानित की गई है। वहीं वर्ष 2018-19 में GDP के अनुपात में सकल पूंजी निर्माण कितना अनुमानित किया गया है, तो 32.2% सकल पूंजी निर्माण अनुमानित किया गया है। आगे है चालू कीमतों पर 2020-21 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय कितना अनुमानित किया गया है, तो 1,26,968 रुपये शुद्ध राष्ट्रीय आय या पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम अनुमानित किया गया है 2020 और 21 में। इसके पश्चात है कि लॉकडाउन के तहत भारत सरकार और RBI के द्वारा कुल 29.87 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि घोषित की गई थी, जो भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का या भारत के GDP का कितना था, 15%। लॉकडाउन के तहत भारत सरकार एवं RBI के द्वारा कुल मिलाकर 29.87 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि घोषित की गई, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 15% अनुमानित 15% था। इसके बाद है प्रोत्साहन राशि 29.87 लाख करोड़ रुपए जो GDP का 15% है, उसमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज हेतु 9% प्रदान किया गया था। यह ध्यान रखिएगा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है GDP का कितना था, तो 9% था। वहीं विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज कब घोषित किया गया था, तो 13 से 17 मई 2020 से इसकी घोषणा की गई थी। वहीं
अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के उपायों की घोषणा की गई है। कब? तो 12 अक्टूबर 2020 को इसकी घोषणा की गई थी और 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत उपायों की घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं तो विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा अक्टूबर 2020 में जारी पूर्वानुमानों के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक व्यापार की मात्रा में 9.2% की गिरावट आई है, जबकि 2020 हेतु इसमें कितना अनुमान लगाया गया है? 7.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इसके पश्चात है कि वर्ष 2019 में विश्व फार्मा निर्यात में हिस्सेदारी के संदर्भ में यदि हम देखें तो भारत 11वें स्थान पर था। वहीं शीर्ष 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? तो पहले स्थान पर जर्मनी, दूसरा स्विट्जरलैंड और तीसरा USA। इन 3 शीर्ष स्थानों पर काबिज हैं। आगे है कि अप्रैल से नवंबर 2020 की अवधि के मध्य भारत के लिए शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य कौन से हैं? तो पहले स्थान पर था USA, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर UAE, चौथे स्थान पर हांगकांग और 5वें स्थान पर सिंगापुर। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे है कि इसी अवधि के दौरान भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य कौन से थे? तो पहले स्थान पर चीन बना हुआ है, दूसरे गंतव्य के स्थान पर USA, तृतीय स्थान पर UAE, चौथे पर हांगकांग और 5वें पर सऊदी अरब। आयात के मामले में ये 5 देश हैं। आगे है 26 फरवरी 2021 को जारी वर्ष 2020-21 हेतु राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमानों में GDP की वास्तविक विकास दर कितनी अनुमानित की गई थी? तो -8% GDP की का अनुमान लगाया गया था। इसके पश्चात है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाओं के लिए स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना किया गया है? तो 100% DTH प्रसारण सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष या FDI निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी कब दी थी? तो 9 दिसंबर 2020 ईस्वी को आत्मनिर्भर भारत योजना की मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की जो अवधि होगी वह होगी 2020 से 2023 के मध्य इस योजना की अवधि रखी गई है। आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को अवश्य ही दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।